हेलो साथियों, मैं अंकित आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं एम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और ये जो ठंडी पड़ रही है इससे आप लोग बहुत ही बच के रहिएगा। आज का वीडियो हमारा होने वाला है यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं उनको लेकर के, क्योंकि बहुत जल्द ही आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल की भर्ती, लोअर पीसीएस की भर्ती और इसी के साथ आपका वीपीओ की भर्ती देखने को मिलेंगी। और इन सभी में क्या है कि यूपी जीके आपका एक बढ़िया अच्छा खासा स्कोर देता है। इसमें आपके ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्यों ना उसकी प्रैक्टिस हम लोग अभी से करते चलें और ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग बारीकी के साथ देखते हुए आगे बढ़ते चलें। तो देखिए, सबसे पहले आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है ये, और बहुत अपने आप में देखा जाए तो एक परिपक्व विचार है, अपने में बहुत ही यथार्थ भाव अपने में समेटे हुए हैं। तो आइए हम लोग वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का शानदार सा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो कह रहा है कि भैया देखो, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करा 1950, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 1923, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 1938 या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका सन 2000। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है ना, ये साइड में आप लोगों के राजकीय चिन्ह भी उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है। तो ये जो चिन्ह आप लोग देखते हैं, मोस्टली आप लोग देखे होंगे, आपका कोई पेपर बना होगा तहसील से या कहीं ब्लॉक वगैरह से, तो उस पर जो साइन होती है वहाँ पे जो मोहर लगती है, ऐसे ही क्या होता है, एक छापा होता है और उसके ऊपर जो भी सक्षम अधिकारी होते हैं अपनी हस्ताक्षर करते हैं। तो ये जो आपको प्रतीक चिन्ह है, जो आपका राजकीय चिन्ह है, यह स्वीकृत कब हुआ था, ये आपको बताना है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस प्रतीक के लिए। तो देखिए, जो ये आपको इसमें तीर धनुष दिखाई दे रहा है, तीर धनुष हो जाता है यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के शासनकाल की परिकल्पना को दिखाता हुआ। और ये जो आपको दो गहरी लाइनें दिख रही हैं वाई आकार की, ये गंगा और यमुना नदियों का मेल दिखाई दे रहा है, संगम दिखाई दे रहा है। और दोनों ओर देखिए तो ये आपको दो मछलियाँ देखने को मिल रही हैं जो आपके अवध में नवाब के शासन को दर्शाती हैं। तो इसको कहा जा सकता है कि एक वृत्त के अंदर तीर धनुष, दो नदियों का संगम और दो मछलियाँ देखने को मिलती हैं। खैर, इनको जो है स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, स्वीकार कब किया गया था? तो वर्ष था भैया 1938। क्या था? 1938 था। यानी विकल्प नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर सही जवाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1950 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है ये अस्तित्व में आ गया था आपके 24 जनवरी 1950 को। और सन 2000 की बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हो गया था सन 2000 को। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था, तो 1938 में स्वीकृत किया गया था। साइड में आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि प्रसिद्ध संत सूरदास जी का संबंध था। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला करा चित्रकूट, ऑप्शन नंबर दूसरा करा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका कह रहा मथुरा या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका कानपुर। भक्ति काल में देखेंगे आप कृष्णाश्रयी भक्ति शाखा के एक अनन्य कवि, एक अनन्य भक्त आपको देखने को मिलेंगे सूरदास जी। और इनके संदर्भ में कहा जाता है कि जो है दोनों आँखों से क्या थे, इनकी दोनों आँखों की ज्योति नहीं थी, देख नहीं सकते थे, और उसके बावजूद इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का जो अद्भुत वर्णन किया है वह अपने आप में एक बेमिसाल है। तो खैर, इनके बारे में कह रहा है कि संत श्री सूरदास जी का संबंध किस जनपद से था? पहला करा चित्रकूट, दूसरा करा गोरखपुर, तीसरा करा मथुरा या ऑप्शन नंबर चौथा करा कानपुर। तो सही जवाब क्या बन जाएगा? सही जवाब आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि मथुरा। कहाँ से? मथुरा। और अगर पर्टिकुलर बात करेगा कि मथुरा में किस जगह से, तो याद रखिएगा मथुरा में एक जगह है सीही। क्या है? सीही। सीही गांव के पास जो है इनका जन्म होता है। और अगर एक स्टेप और आगे वो बढ़ाकर एग्जामिनर पूछना चाहे कि इनके गुरु का क्या नाम था, सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो सूरदास जी के गुरु हो जाते श्री वल्लभाचार्य जी। कौन हो जाते हैं? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास जी। तो इनके गुरु का नाम था श्री वल्लभाचार्य जी। और जन्म की बात करें तो मथुरा के अंतर्गत आपको सीही नामक स्थान पर इनका जन्म देखने को मिलता है। इनके द्वारा जो लिखित रचना हुई है उसकी अगर हम लोग बात करें तो सूर सागर और सूर सरावली जैसे उसमें आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा कि आंवला नगरी की संज्ञा दी जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला कह रहा प्रयागराज, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा लखनऊ, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है प्रतापगढ़ और ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है रायबरेली। साइड में पिक्चर भी है आंवला की, देखिए और मुंह में आपके पानी आए। तो आंवला नगरी की संज्ञा दी जाती किसको दी जाती है? बढ़िया सुंदर सुंदर आंवला है, चटनी बनाने योग्य आपके। और ठंडी का समय है तो आंवला का सेवन करिए, बहुत फायदेमंद रहता है। आंवला नगरी की संज्ञा किसे दी जाती है? क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है, उधर स्वाद पे भी ध्यान रहे और इधर क्वेश्चन पे भी ध्यान रहे। इसी वजह से आज एक नए प्रारूप में मैं क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। तो आंवला नगरी की भैया बात कर रहा है, आंवला नगरी किसे कहा जाता है? किस जिले में, किस जनपद में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है? अगर आंवले की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा एक बार फिर से सही हो रहा है, यानी प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़ जिला जो है यह आंवले के उत्पादन में अग्रणी है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? इसे जो है आंवला नगरी की संज्ञा दी जाती है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को आप कैसे भूल सकते हैं? लखनऊ का मलिहाबाद, फलों का राजा आम, और आम यहाँ पे भारी मात्रा में आपको देखने को मिलता है। प्रयागराज से आपका क्या संबंधित हो जाता है? आपका अमरूद संबंधित हो जाता है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है उसको भी देखा जाए। तो भैया क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी प्यारी सी नज़रों के सामने और दमदार सा क्वेश्चन ये रहा। कह रहा मधुशाला के रचनाकार कौन है? गजब भाई साहब, मधुशाला के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर पहला करा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर दूसरा करा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है हरिवंश राय बच्चन, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आपको बताना है कि मधुशाला के रचनाकार कौन है। और यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो एक लाइन भी लिखी हुई है कि राह पकड़ कर तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। तो इसमें इसके रचनाकार कौन होंगे? मृदु भाव के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले पहले भोग लगा लूँ तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। गजब की रचना है मधुशाला, एक बार आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। तो मधुशाला के रचनाकार कौन है यहाँ पे आपसे पूछ रखा है। तो देखिए भैया अगर मधुशाला की बात करें तो सही जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर एक बार फिर से आज तीसरे की बौछार हो रही है, विकल्प नंबर तीसरा आपका एक बार फिर से सही हो रहा, हरिवंश राय बच्चन। कौन सा? हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन जी एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपनी इस रचना के द्वारा मधुशाला रचना के द्वारा साहित्य प्रेमियों को जो शराब इन्होंने पिलाई वह उसका नशा आज भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है, वही नशा आज भी तरोताज़ा बना हुआ है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है मधुशाला। और अगर बात करें कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ होता है, किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं, किस जनपद से संबंधित होते हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला, यहीं पे हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म होता है। जबकि अगर अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उनका जन्म होता है। मधुशाला के रचनाकार हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। गजब की रचना है, गजब की मधुशाला। ठीक, चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल से सीमा नहीं लगाता है? ठीक, निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से सीमा नहीं लगाता है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा बहराइच, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा बलरामपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा महाराजगंज, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है सीतापुर। तो इनमें से एक ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा नहीं लगाता है? अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश और नेपाल से तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल देश के साथ में। और अगर बात किया जाए कि कुल कितने किलोमीटर की बाउंड्री साझा होती है नेपाल से, तो लगभग 538 किलोमीटर की बाउंड्री है। कितने किलोमीटर की? 538 किलोमीटर की सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ में। अब जाहिर सी बात है कि अगर सीमा साझा करेगा तो कुछ ना कुछ इसके जिले उससे लगते होंगे। तो इसमें से कौन से ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा के साथ लगते हैं नेपाल से? तो देखिए आपका बहराइच सही है, बलरामपुर सही है, आपका महाराजगंज सही है। कुल आपके 7 ज़िले हैं। बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, आपका सिद्धार्थनगर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत हो गया और श्रावस्ती। कौन कौन से? बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज,
सिद्धार्थनगर, पाँचवा आपका लखीमपुर खीरी, छठा आपका पीलीभीत, सातवां आपका श्रावस्ती। तो भैया इन सातों में से कौन सा जिला नहीं आया? ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि आपका जो सीतापुर है यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और सीतापुर की अगर बात करें तो लखनऊ के आगे आपका जिला देखने को मिलता है सीतापुर, यानी विकल्प नंबर चौथा हमारा यहाँ पर सही जवाब बनता हुआ एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। आपके 7 जिले लगते हैं नेपाल के साथ में। कितने किलोमीटर की बाउंड्री साझा होती है? तो 538 किलोमीटर की बाउंड्री साझा होती है लगभग, आपके 7 जिले लगते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर, किसकी ओर? 6 की ओर चलते हैं। और अपने आप में बेहद एक खूबसूरत सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन के सामने हाजिर हो चुका है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर पहला करा घाघरा, ऑप्शन नंबर दूसरा करा केन नहर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा निचली गंगा नहर, या ऑप्शन नंबर चौथा करा शारदा नहर। तो निम्नलिखित में से कौन सी नहर है जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की उपमा जिसे दी जाती है, संज्ञा दी जाती है? इसका सही जवाब क्या बन जाएगा यह आपको बताना है। तो सही जवाब की बात करें तो एक बार फिर से आपका विकल्प नंबर चौथा यहाँ पे सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर के रूप में देखने को मिलती है। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए, इसके निर्माण की बात किया जाए, तो शारदा नहर का निर्माण होता है 1920 से लेकर के 1928 के मध्य में। और अगर बात किया जाए कि कहाँ से निकाली गई है, तो उत्तर प्रदेश का एक जगह है पीलीभीत। कौन सा जिला है? पीलीभीत। और पीलीभीत में एक जगह है वनवासा। कौन सी जगह है? वनवासा। वनवासा के ही पास से जो है शारदा नदी से निकाली गई नहर है, जिसे हम लोग शारदा नहर के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश के लगभग कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा कि जो शारदा नहर है यह उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से? 13 जिलों से होकर के गुजरती है। और अगर इसके कुल लंबाई की बात किया जाए तो 12,368 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, शारदा नहर की। और कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। चलते हैं आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना होता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा फागुन, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा माघ, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा पौष, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका चैत्र। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में बोल देते हैं हिंदू पंचांग, या इसी को जो है जब अलग एक दृष्टि से देखते हैं तो उसको कहा जाता है शक संवत। ठीक है, शक संवत के जो पहला महीना होता है वह कौन सा होता है, यह आपको बताना है। अगर शक संवत की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 78 ईस्वी में। और कौन करता है भैया? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक होता है कनिष्क। कनिष्क के द्वारा यह शुरू किया जाता है शक संवत। और इसी को भारत सरकार भी अपना राष्ट्रीय पंचांग घोषित करती है। और 12 मार्च 1957 की बात करें तो 22 मार्च 1957 को भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान करती है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में। अब इसका पहला महीना कौन सा होता है, यह आपको बताना है। तो देखो भैया, जो हिंदी महीना हमारा होता है वो शुरू होता है कहाँ से? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ से शुरू होता है। तो अगर इसके पहले महीना की बात करें तो यह आपका चैत्र से शुभारंभ इसका होता है, चैत्र से शुरुआत होती है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना आपका हो जाता है चैत्र। अगर बात करें कि सामान्य वर्षों में तो लगभग जो आपका नया वर्ष शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के अकॉर्डिंग, यह आपका 22 मार्च होता है। क्या होता है? 22 मार्च होता है सामान्य वर्षों में। और अगर बात किया जाए कि लीप वर्ष में कितने से शुरू होता है ये, तो जो आपका लीप वर्ष होता है, लीप ईयर में 21 मार्च से शुरू होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है आपका चैत्र। कौन सा हो जाता है? चैत्र हो जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बिरजू महाराज संबंधित थे। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा बांसुरी वादन, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा तबला वादन, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा कत्थक, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका शहनाई। ठीक, तो बिरजू महाराज संबंधित थे किससे? किस विधा से बिरजू महाराज संबंधित हो जाते हैं, यह आपको बताना है। अच्छा, बिरजू महाराज जी की अगर बात किया जाए तो इनका जो संबंध हो जाता है कहाँ से हो जाता है?
तो ये लखनऊ घराने से संबंधित हो जाते हैं। कहाँ से? लखनऊ घराने से संबंधित हो जाते हैं बिरजू महाराज। और अगर लखनऊ घराने से ये संबंधित हो जाते हैं। और अगर बात किया जाए कि इनका मूल नाम क्या था, किसका, अगर बात किया जाए इनका मूल नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम हो जाता है बृजमोहन मिश्रा। क्या हो जाता है? बृजमोहन मिश्रा के रूप में इनका वास्तविक नाम देखने को मिलता है, बृजमोहन मिश्रा के रूप में इनका पूरा नाम देखने को मिलता है ना। हुआ ये कि अपने देखा जाए परिवार में कई बहनों के बाद ये अकेले पुत्र थे, तो इस वजह से इनका नाम जो खरड़ महाराज भी रखा गया था। अगर देखते हैं कि किस संदर्भ में इनका नाम देखने को मिलता है, तो ये जो है कथक से संबंधित हो जाते हैं बिरजू महाराज जी। किससे? कथक विधा से संबंधित हो जाते हैं बिरजू महाराज जी। लखनऊ घराने से संबंधित हो जाते हैं। और इसके अंतर्गत अगर कला की बात करें तो कथक नृत्य से संबंधित हो जाते हैं श्री बिरजू महाराज जी। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आ रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? कौन सा भैया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? अपने आप में दमदार सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और इसी के साथ ही साथ मैं अक्सर भूल जाता हूं कहने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में इसे लाइक भी करते चलिए। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर पहला करा ललितपुर। ठीक है भैया, मान लिए। अच्छा, ललितपुर से याद रखिएगा कि यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश में बहुत ही अल्प मात्रा में। तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? आपके ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर और सोनभद्र। तो इसमें से बताना भैया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो दुधवा, दूध से क्या बनेगी? खीर बनेगी। तो कहाँ हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। साफ सी बात है भैया, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो विकल्प नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब बन जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है। ठीक, चलते हैं अपने आज की लास्ट क्वेश्चन पर। तो रेणुकूट जाना जाता है, ऑप्शन नंबर पहला करा ताप बिजली घर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर तीसरा करा एल्युमिनियम उद्योग, ऑप्शन नंबर तीसरा अंतिम आपका ऑप्शन नंबर चौथा करा सीमेंट उद्योग। तो रेणुकूट क्यों जाना जाता है यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग रेणुकूट की बात करें तो यहाँ पे हिंडाल्को है। क्या है? हिंडाल्को है। एच कहाँ का भैया? हिंडाल्को प्लांट है। और ये कहाँ पे? आपके सोनभद्र में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? सोनभद्र में देखने को मिलता है। और यहाँ पे किसका उत्पादन किया जाता है? तो याद रखिएगा भैया, एक बार विकल्प नंबर फिर से सही होता हुआ एल्युमिनियम का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। रेणुकूट आपके एल्युमिनियम के उत्पादन से संबंधित हो जाता है। अगर बात किया जाए एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो याद रखिएगा इसका अयस्क हो जाता है बॉक्साइड। क्या हो जाता है? बॉक्साइड इसके अयस्क के रूप में देखने को मिलता है। इस तरह से आज हम लोग यूपी जीके के टॉप 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। और इसी के साथ ही साथ जैसा आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी ही आपके यूपी SSC लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। लगभग 8000 प्लस वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलेगी। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका यूपी जीके और ग्रामीण परिवेश। तो बहुत जल्दी ही एक बार ये नोटिफिकेशन आ जाए और इनका सिलेबस क्लियर हो जाए, तो इसी के साथ ही साथ क्या करेंगे, इसमें हम ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन भी जोड़ते हुए चलेंगे। एक अच्छी संख्या में लोग डेली प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर चलते हुए दिखाई देंगे। तो ठीक है, चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।